डन। जय हिंद। आज की इस क्लास में जो हमारी चर्चा होगी वो वीडियो का, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम की री डेट आ चुकी है री एग्जाम के लिए। तो आज जो मैं पहली सीरीज लेकर आई हूँ वो पिछला ही पेपर है, और ये पेपर जो है, इस पेपर की जो डेट है वो है 22/12/2018। 22/12/2018 को ये पेपर कराया गया था प्रथम पाली में। तो मैं उसी पेपर को सॉल्व करा रही हूँ अभी। पहला क्वेश्चन है इसमें, अमेंडमेंट का हिंदी अर्थ क्या है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, शोधन, संशोधन, प्रशोधन और समाशोधन। तो अमेंडमेंट जो बच्चे हैं ना, उसका अर्थ होता है संशोधन करना। अमेंडमेंट का अर्थ क्या है? संशोधन करना। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि अगर अमेंडमेंट का अर्थ संशोधन है तो शोधन क्या होता है, तो शोधन होता है रेफ्रेनमेंट। मैं यहां लिख देती हूं, REFINEMENT, रेफ्रेनमेंट। रेफ्रेनमेंट का मतलब होता है शोधन करना। और प्रशोधन होता है बच्चे प्रोसेसिंग। प्रशोधन क्या होता है? प्रशोधन होता है प्रोसेसिंग। और समाशोधन होता है बच्चा क्लियरिंग, CLEARING। यानी कि आपका सही आंसर तो संशोधन ही होगा, लेकिन इसके अलावा जो तीन ऑप्शन दिए हैं, शोधन, प्रशोधन और समाशोधन। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए वापस होते हैं, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर सागर के रचयिता कौन है? सूर सागर के रचयिता, ये तो बताने वाली बात ही नहीं है, बहुत सरल प्रश्न है कि सूर सागर के रचयिता कौन है। सूर सागर के रचयिता है सूरदास। सूरदास की तीन कृतियां प्रमाणिक मानी जाती हैं। कौन कौन सी? सूर सागर, जो कि एग्जाम में दी गई है। इसके अलावा मानी जाती है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। और तीसरी रचना क्या है? सूर सारावली। सूर सारावली। यानी कि सूरदास, सही आंसर क्या है? सूरदास। सूरदास की पहली रचना मान लेते हैं सूर सागर, दूसरी क्या है? साहित्य लहरी, और तीसरी सूर सारावली। यहां पर रा और है, सूर सारावली। इसके अलावा और जो हमारे ऑप्शन है तुलसीदास। तो देखिए, तुलसीदास की 12 रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणित माना है, जिसमें एक महत्वपूर्ण रचना, जिसे हम ये कह सकते हैं कि तुलसी की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है, तो वो कौन सी है? रामचरित मानस। हर घर में विद्यमान है। इसके अलावा रामचरित मानस के अलावा विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, बहुत सारी रचनाएं तुलसीदास के। हनुमान वाहक, जयदेव हमारे संस्कृत के रचनाकार माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो श्रृंगार का कवि थे, श्रृंगार जो हिंदी परंपरा में आया, जो विद्यापति से हमें मिलता है, उसकी परंपरा उन्होंने कहां से ली? जयदेव से ली। और इनकी रचना कौन सी मिलती है? गीत गोविंद। और विद्यापति ऐसे राइटर हैं जिनकी 14 रचनाएं मिलती हैं, लेकिन विद्यापति की 2 रचनाएं कौन कौन सी? कीर्ति लता और कीर्ति पताका। कीर्ति लता, कीर्ति पताका। बच्चे, ये 2 रचनाएं अपने आप में सफिशिएंट हैं हिंदी के भाषा विज्ञानियों को ये मानने के लिए, बाध्य करने के लिए कि अभट्ट नाम की भी कोई रचना थी। एग्जाम में इसकी पंक्ति भी आती है कि देसिल बहना सब जन अट्ठा। यानी कि ये दो रचनाएं ऐसी हैं जो ये बता देती हैं कि अपभ्रंश के बाद सीधे हिंदी नहीं आई, बल्कि उनके मध्य में भाषा का एक और रूप हमें मिला। और वो रूप क्या था? वो रूप था अभट्ट, जो कि हमें किससे पता चलता है? विद्यापति की रचनाओं से। इसके अलावा विद्यापति की पदावली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें राधा और कृष्ण का लौकिक श्रृंगारिक, यानी हम राधा कृष्ण को ईश्वर मानते हैं, अलौकिक रूप में मानते हैं, लेकिन विद्यापति ने जयदेव की परंपरा पर चलते हुए राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रीतकाल का कौन सा कवि है? क्या बताना है? हमें बताना है रीतकाल का कवि। तो बच्चे, जयशंकर प्रसाद को तो बताने की जरूरत है, वो किसी मोहताज के पर्यायवाची नहीं है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी
और ये कब के हैं? ये हैं छायावाद के, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक भी माना है। और छायावाद के जो मजबूत 3 स्तंभ, हालांकि 4 स्तंभ माने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, तो ये 4 महत्वपूर्ण स्तंभों में आते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिए, इस बार एग्जाम में पूछ लें कि छायावाद के बृहत्त्रयी बड़े 3 स्तंभ कौन से हैं, तो निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत। जबकि महादेवी वर्मा किसमें चली जाती हैं? महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा हमारे लघुत्रयी में, छायावाद के लघुत्रयी में आते हैं। यानी ये ऑप्शन तो आपका खारिज हो गया, क्योंकि जयशंकर प्रसाद कौन है? वो छायावाद के कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मैंने आपको अभी बताया किसके, आपके जयशंकर छायावाद के कवि हैं। बिहारी जी रीतकाल के कवि हैं। किसके कवि हैं बच्चे? रीतकाल के। और रीतकाल की महत्वपूर्ण 3 धाराएं चली, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। तो जो बिहारी जी हैं वो रीत सिद्ध परंपरा के हैं। रीत सिद्ध परंपरा बच्चे क्या होती है? देखिए, रीत काल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर रीति पर ग्रंथ लिखे गए। और रीति क्या थी कि संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का हिंदी अनुवाद करके सरल भाषा में उनका अनुवाद किया गया, उनके नियमों का अनुवाद किया गया और उसके एग्जाम्पल्स दिए गए। तो जो रचनाकार, जो आचार्य उन नियमों का हिंदी अनुवाद कर रहे थे, उन अनुवाद के बाद में उसके उदाहरण दे रहे थे, उन्हें कहा गया रीतबद्ध कवि। लेकिन जो रचनाकार जिन्होंने नियम तो माने लेकिन उनकी डेफिनेशंस नहीं दी, यानी जो एग्जाम्पल्स दिए वो नियमानुसार ही दिए लेकिन डेफिनेशन नहीं दी, वो कहलाए रीत सिद्ध कवि। और ऐसे रीतकाल के कवि जिन्होंने न नियम माने और न नियम बताए, बस अपने मन के लिखा, वो कहलाए रीत मुक्त कवि। तो जो बिहारी जी हैं वो रीत काल के रीत सिद्ध परंपरा के कवि हैं। हालांकि रीत काल में हमें रीत इतर भी देखने को मिलता है, जहां भूषण के द्वारा वीर काव्य लिखा गया और कविवर गिरधर के द्वारा नित्य काव्य भी लिखा गया। सुमित्रानंदन पंत मैंने आपको बताया छायावादी कवि थे। तो हमारा आंसर क्या होगा? रीतिकाल के कवि। हमारा आंसर होगा बिहारी जी। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कहा जाता है। तो जो जयशंकर प्रसाद हैं इनको कहा जाता है छायावाद का ब्रह्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है महेश और सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है विष्णु। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक पूछे किशोरी लाल गोस्वामी, चंद्रदत्त शर्मा गुल्लेरी, प्रेमचंद और भगवान दास। तो बच्चे किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी तो ये बिल्कुल नहीं है। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास बहुत फेमस हैं। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी, इनकी 3 कहानियां उसने कहा था, मील का और इसके अलावा बुद्धू का कांटा और सौभाग्यवती। ये 3 कहानियां हिंदी कहानी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई। उसने कहा था कहानी में एक फौजी की कहानी है और इस कहानी की ना एक सबसे प्रमुख विशेषता है, उसने कहा था कहानी की ये हिंदी में, कहाँ बच्चे, हिंदी साहित्य में पहली कहानी है जो पूर्व दीप्त शैली पर लिखी गई है। किस शैली में लिखी गई है बेटा? पूर्व दीप्त शैली में। पूर्व दीप्त शैली क्या होती है? फ्लैशबैक। जैसे आप आजकल देख रहे होते हैं ना, जैसे बहुत सारी मूवियां बन रही हैं, कहीं से शुरू हुई, फिर कैमरा धीरे 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 ब्लर हुआ और व्यक्ति अपने बैक जीवन में यानी पास्ट में चला गया। तो ऐसी परंपरा, इसे हिंदी इंग्लिश में कहते हैं फ्लैशबैक मेथड और हिंदी में कहा जाता है पूर्व दीप्त पद्धति। तो इस पद्धति की सबसे पहली कहानी जो हमें हिंदी में मिलती है वो कौन सी मिलती है? वो मिलती है हमें उसने कहा था। मुंशी प्रेमचंद की अगर बात की जाए तो कहानियों के क्षेत्र में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मुंशी प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियां लिखी गई हैं इनके द्वारा और हम लगभग अपने पाठ्यक्रम में यानी अगर हम 12th और ग्रेजुएशन तक आते हैं तो मुंशी प्रेमचंद की कम से कम 8 से 10 कहानियां पढ़ चुके हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कहानियां बूढ़ी काकी जो कि हमने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी है, इसके अलावा पूस की रात, पंच परमेश्वर आदि कहानियां रही हैं और मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट या कहानी सम्राट भी कहा
जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। उर्वशी किसका काव्य है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? उर्वशी किसका काव्य है? बेटा देखो, इसमें ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, मैथिली षणगुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा। पहली बात तो ये कि उर्वशी जयशंकर प्रसाद के द्वारा भी लिखा गया और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा भी लिखा गया है। लेकिन अगर वरीयता की बात की जाए कि हम सबसे पहले वरीयता किसको देंगे, तो रामधारी सिंह दिनकर को देंगे। अंतर क्या है जब दोनों का ही है? तो अंतर ये है बच्चे कि जयशंकर प्रसाद ने लिखा था चंपू का रेडियो रूपक काव्य के रूप में या गीत नाट्य के रूप में लिखा है। किसने? रामधारी सिंह दिनकर ने। और महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री है, इनके निबंध भी हैं, संस्मरण भी हैं, लेकिन बहुतायत ये बिरह गीतों के लिए नाम से जानी जाती हैं। जयशंकर प्रसाद भी छायावाद के हैं। जयशंकर प्रसाद नाटकों के लिए बहुत फेमस है, हालांकि इनकी हमें कहानियां और काव्य यानी कि कामायनी जैसे और आंसू झरना आंसू जो कि हिंदी का मेघदूत कहा जाता है, वो भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। और मैथिली षणगुप्त की तो 4 महाकाव्य अगर कहे जाए, इनमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण, जिन्होंने मैथिली को स्वयं मैथिली बना दिया। भारत भारती, यशोधरा, साकेत और विष्णुप्रिया। और मैथिली षणगुप्त को तो ये भी कहा जाता है कि पूरे हिंदी परंपरा में जो पर्दे के पीछे की नायिका थी, उनको पर्दे के आगे लाने का कार्य किसने किया? मैथिली षणगुप्त ने किया। अगले क्वेश्चन के रूप में दिया गया एक गद्यांश दिया गया, उससे क्वेश्चन पूछेंगे, तो पहले हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय, बिना सुख के अन्य सारे उपाय एक निष्फल हैं। धन की पूजा अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम में हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। तो चलिए, पहला प्रश्न है इसमें कि किसके रहित राज्य किस काम का? तो सबसे पहली पंक्ति ही इसमें दी गई है। मैं एक बार आपको दिखा दूं। पहली पंक्ति ही क्या है? अपने प्रियजनों से रहित, यानी जहां पर अपने प्रियजन नहीं होंगे उस राज्य का क्या सुख है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। अगला प्रश्न है, जगत का अर्थ क्या है? तो जगत का अर्थ क्या होगा? जगत का अर्थ होगा संसार। निष्फल से आशय क्या है? तो निष्फल से आशय है व्यर्थ। अगर संधि की बात करें तो निह धन फल,
और नहीं के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ ही होता है बिना, रहित और हीन। तो जो फल से हीन है या फल से रहित या फल के बिना है, अर्थात क्या है, व्यर्थ। फलदायी, फलदायी इसका विलोम शब्द हो जाएगा। और सार्थक का अर्थ होता है जो अर्थ सहित हो, और अधूरे का अर्थ है आधा। लेकिन निष्फल का अर्थ आधा ना होकर के क्या होगा, व्यर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है? जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना, जीवन में संकट डालना। तो देखो बच्चे, जीवन को दुखमय बनाने को तो पूरे पैराग्राफ में कहीं हमें वर्णन है ही नहीं, बल्कि समाज के कल्याण की बात है कि जब व्यक्ति मन से कार्य करेगा तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जीवन को सुखमय बनाना। इसका सही आंसर क्या होगा? जीवन को सुखमय बनाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर है। देखिए, ए ई ए आई। अब देखो बेटा, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं उच्चारण के आधार पर तो हम पढ़ रहे होते हैं कि आ ई उ रे, यानी हम क्या पढ़ रहे होते हैं? आ ए ओ और रे, ये क्या है? इनको हम पढ़ रहे होते हैं हिरस्य स्वर। और आ ई उ ए ऐ ओ औ, इनको हम क्या पढ़ रहे होते हैं? दीर्घ स्वर। अब इसमें क्या पूछा है? दीर्घ स्वर कौन सा है? अब इस आधार पर अगर हम उच्चारण के आधार पर इस प्रश्न को ढूंढने बैठ गए तो हमें लगेगा प्रश्न ही गलत है या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ई ए ऐ दोनों क्या है? तीनों ही दीर्घ स्वर हैं। लेकिन हमें समझ के पढ़ना है। समझ के क्या पढ़ना? उसने क्या पूछा? उसने पूछा दीर्घ स्वर। तो बच्चे, जब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ रहे होते हैं, मूल स्वर, संधि स्वर और संयुक्त स्वर, तो उसमें दो भागों में डिवाइड कर रहे होते हैं, यानी संधि स्वर। तो संधि स्वर कौन से होते हैं? मूल रूप से जो संधि स्वर हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा? ई, क्योंकि ए प्लस ए के मेल से क्या बना? ई बना। और जो ये था ये आ प्लस ए के मेल से बना, और ये आपका आ प्लस ए के मेल से बना। तो अगर दीर्घ स्वर पूछा है तो वो संधि स्वर जानना चाह रहा है, और आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्न में से अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? बहुत सरल प्रश्न है। अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? हिंदी वर्णमाला में अंत्यस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। तो आंसर क्या होगा? व। इसके अलावा और कौन कौन से वर्ण हैं? य, र, ल और व। अब अगर बात करें कि बाकी के 3 वर्ण कौन से हैं, तो बच्चे जो गा है ना, वो का वर्ग का कौन सा वर्ण है? तीसरा, क्योंकि का वर्ग के वर्ण कौन से हैं? का, ख, ग, घ और या। और अगर बात करें जा की, तो जा क्या है? तो जा चा वर्ग का तीसरा ही वर्ण है। कौन सा वर्ण है? तीसरा। इसके वर्ण कौन कौन से हैं? च, छ, ज, झ और या। और बात करें इसकी ऑप्शन डी की, सा, तो सा क्या है? तो बच्चे सा है ना, सा है आपका ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन होते हैं आगत सा, तत्सम सा और आपका तद्भव सा, और क्या होता है? हाँ। तो आंसर हमारा सही क्या होगा? अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? व, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा? अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो बच्चे, अल्पप्राण क्या होते हैं? कि वे व्यंजन वर्ण
जिनका उच्चारण करते समय अल्प प्राणवायु उच्चरित होती है, या वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और स्पर्श व्यंजन के सारे ऑप्शंस हैं, तो अभी हम सिर्फ स्पर्श व्यंजनों पर बात करें तो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो ये किस वर्ग का है? का वर्ग का। तो लिख लेते हैं क, ख, ग, घ और या। ये भी का वर्ग का ही है, ये भी का वर्ग का है, ये टा वर्ग का है। तो यहां लिख लेते हैं ट, ठ, ट, ढ और ण। अब देखिए वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यहां भी लिख लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब जो खा है और अल्प प्राण कौन से होते हैं? तो बच्चे अल्प प्राण वर्ण होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा। अब या तो ये है अल्प प्राण, या फिर ये है, या फिर ये है। और अगर इसमें भी बात किया तो टा है, डा है और ड़ा है। अब ये तो कौन सा वर्ग का वर्ण है? ये तो हो गया दूसरा वर्ण। ये कौन सा है? ये हो गया चौथा वर्ण। और ये कौन सा? ये हो गया दूसरा वर्ण। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा बी, यानी अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? ग। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? तो बच्चे घोष वर्ण कौन से होते हैं? घोष वर्ण होते हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं का प्रयोग होता है। और घोष वर्ण को ही क्या कह देते हैं? इन्हीं को कह देते हैं हम सघोष वर्ण। अब ये कौन से होते हैं? तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, जो स्पर्श व्यंजन के वर्गीय व्यंजन जिन्हें कहा जाता है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है बेटा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होता है घोष या सघोष वर्ण। तो अभी अभी हमने देखा, हम फिर देख लेते हैं। देखो ये चा वर्ग के वर्ण हैं, तो लिख लेते हैं च, छ, ज, छ और या। ये किसका है? ये का वर्ग का है। का, ख, ग, घ और या। चा वर्ग हम पहले लिख चुके हैं, ये टा वर्ग का है। ट, ठ, ड, ढ और ण। अब देखिए वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और सघोष वर्ण कौन से? तीसरे, चौथे, पांचवे। तो जा वर्ग का कौन सा वर्ण है? तीसरा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि जा। का कैसा है? का है वर्ग का पहला वर्ण, तो ये कैसा है बच्चे? ये है अघोष वर्ण। चा भी कैसा है? चा है वर्ग का पहला वर्ण, तो ये भी कैसा हो जाएगा? अघोष वर्ण। और टा, टा भी कैसा है? वर्ग का पहला वर्ण, क्योंकि वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवे वर्ण होते हैं घोष या सघोष वर्ण, और वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण होता है अघोष वर्ण। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे निम्न में से ओष्टव्य वर्ण कौन सा है? ओष्टव्य वर्ण कौन से होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, या वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय होठ सक्रिय भूमिका में होते हैं, उन्हें हम ओष्टव्य वर्ण कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस ऑप्शन में ओष्टव्य वर्ण कौन सा होगा। तो बच्चे बोलकर देखो आ। तो जैसे ही आपने बोला आ, तो आपके होठों पर दबाव नहीं बना, तो दबाव किस पर बना? दबाव आपके कंठ पर बना। तो ये दोनों वर्ण आपके कैसे हैं? ये दोनों वर्ण हैं कंठव्य वर्ण। कैसे वर्ण हो जाएंगे? कंठव्य वर्ण। अब आप बोलिए ए, तो जब आप ए का उच्चारण करेंगे, ई बोलेंगे, तो आप पाएंगे आपकी जीभ का जो मध्य भाग है, बीच वाला भाग है आपकी जीवा का, वो आपके मसूड़ों से यानी दांतों से जाके स्पर्श हो रहा है। और उस स्थान को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम तालु। देखो एक बार समझ लेते हैं उच्चारण स्थानों के बारे में। ये मान लीजिए आपका कंठ है। क्या है बच्चे? कंठ। इसके पास आगे हमारा पड़ता है तालु। अगर हम इसे और अच्छे से भाषा में समझना चाहें तो जैसे आपने बिक्स का ऐड देखा होगा, बिक्स की गोली लो खिसखिस दूर करो वाला ऐड जो आता है, उसमें आप पाएंगे कि गले के मध्य में एक बैक्टीरिया लटक रहा है, तो उससे थोड़ा सा बाहर वाला हिस्सा, बाहर की तरफ वाला हिस्सा क्या है? तालु है। फिर होता है आपका मूर्धा। जब आप अपनी जीभ को ऊपर करते हैं ना, तो आप मूर्धा वाले स्थान को स्पर्श कर लेते हैं। इसके बाहर आता है आपका दंत, जैसे आप दांत कहते हो, और बाहर की तरफ होते हैं आपके ओष्ठ। तो चार स्थान आपको स्पष्ट हैं। तो ए, जब ए आपने बोला तो हमारे किस स्थान को स्पर्श हुआ? तालु को। तो बच्चे इसका स्थान, उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। और इसका वर्ण क्या बोल सकते हैं? हम इनसे बोल सकते हैं तालव्य वर्ण। ओ
बोलते ही आपके होठ क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, वृत्ताकार हो जाते हैं। इसीलिए जो आपका ओ है, यानी आपका आंसर क्या है, उ क्या है, ओष्टव्य वर्ण। उ ओष्टव्य वर्ण है, उ आपका हिरस्य वर्ण है, उ आपका मूल वर्ण भी है, और उ आपका ओष्टव्य के आधार पर वृत्ताकार भी है। और जब आप बोलेंगे ओ जीवा के आधार पर, तो वो कैसा हो जाएगा, वो आपका पश्य स्वर भी हो जाएगा। चलिए तो आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 निम्न में से योग रूढ़ शब्द है। तो बच्चे योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जहां पर शब्द दो भागों से यानी दो वर्णों से मिलकर बना हो, और उस फिर भी उसके दोनों अर्थों का महत्व कम होकर के किसका महत्व ज्यादा हो जाए, महत्व किसी तीसरे अर्थ का हो जाए। यानी योग का अर्थ है जुड़ना, ऐसे शब्द जो दो शब्दों से जुड़कर बच्चे मिले बने, लेकिन वो दोनों अर्थ गौड़ हो जाएं और प्रमुख कोई तीसरा अर्थ हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तो पीला रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब है ऐसे शब्द जिसके दो खंड ना हो सके, दो सार्थक खंड ना हो सके, वो क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द। अब आप पीला के अगर दो सार्थक खंड करेंगे तो क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो यानी ये आपका आंसर नहीं है। पर का आप विच्छेद करेंगे यानी वर्ण विन्यास, सॉरी, अगर आप इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो इसका हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब आपने कहा दूध वाला, तो आपने दूध शब्द में क्या लगा दिया, वाला प्रत्यय लगा दिया, तो भाई ये रूढ़ शब्द थोड़ी है, ये तो कौन सा है, ये है आपका यौगिक शब्द। क्योंकि यौगिक शब्द का मतलब क्या है, जहां शब्द के दो सार्थक खंड हो जाएं। लेकिन योग रूढ़ का अर्थ क्या है बेटा, योग रूढ़ का अर्थ है जहां दो सार्थक खंड तो हो लेकिन कोई तीसरा अर्थ प्रमुख हो जाए, वो गौड़ हो जाए। तो अब ये देखिए किससे मिलकर बना, ये बना है जल धन जा। जल शब्द में जा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो जल का अर्थ क्या है, जल का अर्थ है पानी, और जा का अर्थ क्या है, जा का अर्थ है जन्म लेना। तो जो पानी में जन्म लेता है वही जल है। अब ना जल का महत्व ना जा का महत्व, तो महत्व किसका हो गया, महत्व हो गया कमल का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा योग रूढ़ शब्द में, आपका आंसर हो जाएगा जलज। और एक चीज मैं आपको यही बता दूं कि जो योग रूढ़ शब्द के एग्जाम्पल्स होते हैं वो सभी बहुब्री समास के भी एग्जाम्पल्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा हो चुका है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। महोत्सव में कौन का संधि विच्छेद क्या होगा, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महधन उत्सव बिल्कुल नहीं होगा। फिर क्या होगा भाई, महेधन उत्सव ये भी नहीं होगा, महीधन उत्सव भी नहीं होगा। सही आंसर क्या है, सही आंसर है महाधन उत्सव। और नियम क्या है, नियम ये है कि जब आ या आ की संधि ओ या ऊ से होती है तो जो परिवर्तन होता है वो किस में होता है, वो छोटे ओ में होता है। और ये किस संधि के अंतर्गत होता है, ये होता है गुण संधि के अंतर्गत। तो महोत्सव में अगर पूछ ले संधि कौन सी है तो गुण संधि, और विच्छेद क्या है, महाधन उत्सव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्वैक समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो देखो बेटा, द्वंद्व समास वहां होता है जहां दोनों पद प्रधान होते हैं, और द्वैक समास वहां होता है जहां पूर्व पद संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव वहां होता है जहां पूर्व पद अव्यय होता है। अब जो बैलगाड़ी है ना, अब आप ये ना कहना कि बैल और गाड़ी दोनों का बराबर महत्व है तभी तो बैलगाड़ी बनी, ये बात सही है, लेकिन बैल से मिलकर या बैल के द्वारा, अब बैल कब बैलगाड़ी बनी, जब उसको बैल चला रहा है। तो इसमें सब आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आगमन में कौन सा उपसर्ग है, तो आगमन में आपका उपसर्ग कौन सा होगा, आगमन में उपसर्ग है आपका आ। गमन शब्द में जब आ उपसर्ग जुड़ा तो क्या बना, आपका शब्द बना आगमन। आग अपने आप में शब्द है और मन भी शब्द है, ये उपसर्ग नहीं है। हालांकि आ उपसर्ग होता है लेकिन आगमन शब्द में आ उपसर्ग है, ना कि आ।
क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक मिनट, 20, ओके, 17, हाँ, रसोईया में कौन सा प्रत्यय है? तो बच्चे रसोईया में प्रत्यय कौन सा होगा? रसोईया में प्रत्यय होगा हमारा या। रसोई शब्द में या प्रत्यय जुड़ा तो शब्द क्या बना? रसोई या। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखो, हालांकि ट्रिक काम तो नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी ट्रिक से तो नहीं पढ़ना चाहिए, हमें हमेशा ठीक से अध्ययन ही करना चाहिए। लेकिन आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊं, अगर किसी शब्द में रे या रे की मात्रा, इसके अलावा तत्सम सा या रा के रूप, अब बच्चे रा के रूप कौन कौन से होते हैं? तो देखो, रा का रूप एक तो ये होता है जैसे हम क्रम में लगाते हैं, एक ये होता है जैसे हम ट्रक में लगाते हैं, और एक ये होता है जैसे हम कर्म में लगाते हैं। तो रे, तत्सम सा, रा के रूप, इसके अलावा क्या आ जाए? आपके संयुक्त व्यंजन आ जाए। तो संयुक्त व्यंजन बेटा कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। इसके अलावा आपका विसर्ग जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? विसर्ग। लेकिन विसर्ग में एक बात याद रखना, जो जुगुप्सा वाला भाव होता है ना, जुगुप्सा वाला भाव कौन सा? छी छी वाला। हम लिखते हैं ना छे छे, तो ये क्या है बेटा? ये अपवाद है, क्योंकि ये आपका तद्भव शब्द है। इसके अलावा अगर कहीं भी विसर्ग आ जाए, प्रातःकाल, अंत्यकाल, पह, पान, अध, फलित, तो वहां यानी कि अगर आपका विसर्ग आ जाए, रे की मात्रा या रस, जैसे ऋण आ गया, घृत आ गया। आप जैसे एग्जाम्पल के लिए समझना चाहिए, हमने कहा घृत, हमने कहा गृह, सा की बात करें तो हमने कहा राष्ट्र, ऊष्ट। अगर रा के रूप की बात करें तो मान लीजिए आपने कहा क्रम, कर्म, और आपने मान लीजिए कह दिया क्रम, या आपने कहा ग्रह, या इसकी बात कर लें तो आपने जैसे राष्ट्र कहा तो उसमें भी ये लगा हुआ था, और इसका मामला हो गया। अब जैसे छा तो क्षेत्र हो गया। इसके अलावा आपने कहा यज्ञ, तो ये भी क्या है? तद्भव शब्द है। आपने कहा श्रेष्ठ, तो ये भी क्या है? तद्भव शब्द है। आपने कहा पत्र, तो ये भी क्या है बच्चे? ये भी आपका, सॉरी तद्भव नहीं, तत्सम, इट्स स्लिप ऑफ टंग। यानी ये सारे, यानी कि रे, सा, रा के रूप, विसर्ग, ये अपवाद है, इसको याद रखिएगा। अगर ये आते हैं तो क्या होंगे? तो हमारे, आप कह सकते हैं 95% हमारे तत्सम होंगे, ये सब आने पर। और चंद्र बिंदु आने पर बच्चे 99% आपका तद्भव होता है। क्या होता है? तद्भव। एक आध क्वेश्चन ही ऐसा होता है जहां चंद्र बिंदु हो, एक आध ऐसा विकल्प, और वहां तत्सम हो। वरना आप देखिए गांव, पांव, छाव, ये सारे शब्द आप देखेंगे जहां चंद्र बिंदु होते हैं वहां तद्भव होते हैं। तो तत्सम को पहचानने के ये सारे तरीके। अब इसी ऑप्शन, ऐसी ट्रिक को लगा लो इसमें। तो इसमें क्या है? इसमें संयुक्त व्यंजन है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तत्सम शब्द क्षेत्र। और तत्सम का तद्भव होता है आपका खेत। गधा गर्दभ होता है, गाय गौ होती है, घर का ग्रह होता है, ये वाला ग्रह ग्रह। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 20 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? अब ये पूछना चाह रहा है तद्भव। अभी इसने क्या पूछा था इससे पहले? इससे पहले पूछा था तत्सम। तो देखो, यौवन, चौवन का तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? इसका तद्भव हो जाएगा जौवन। निर्झर, मैंने अभी बताया जहां रा होता है वहां पर क्या होता है? तत्सम होता है। जीव, जीव का होता है जीवा। और स्थान, तो आपका सही आंसर क्या होगा? जीव। यानी तद्भव शब्द क्या है? तद्भव शब्द है आपका जीव। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? तो पहले समझ लेते हैं बच्चे देशज शब्द क्या होते हैं। तो वे शब्द
जिनका जन्म देश में हुआ है, यहां भी क्या है, देश धन जा, या वे शब्द जिनका कहीं कोई व्याकरण नहीं मिलता, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, या वो जो ध्वनि आकार के आधार पर उत्पत्ति हो गई है, वो कहलाते हैं देशज शब्द। आपका सही आंसर क्या होगा, देखो गोबर तद्भव शब्द है, घोड़ा, ये सारे आपके तद्भव शब्द हैं। कैसे शब्द हैं बच्चे, तद्भव। और जो कटोरा है ना, कटोरा, ये आपका सही आंसर है। ये आपका कैसा शब्द है, देशज शब्द। कटोरा, फुल्की, पनपति, डिबिया, फटफटिया, ये सारे शब्द कैसे हैं, ये या तो ध्वनि के आधार पर बना लिए गए या आकार के आधार पर बना लिए, किसी न किसी जुगाड़ के आधार पर, जुगाड़ शब्द है, तो ये आपके कहलाते हैं देशज शब्द। तो चलिए 22 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। चलिए तो बताइए फटाफट से, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है। तो विदेशी शब्द है आपका टिकट, और ये किस भाषा से है, ये अंग्रेजी भाषा से है। मध्य शब्द आपका बीच का तत्सम रूप है, मयूर तत्सम है मोर का, और वचन, वचन तो देखो संख्या के लिए भी आता है, और वचन जो हम प्रॉमिस करते हैं उसके लिए भी आता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा टिकट, क्योंकि टिकट कैसा शब्द है, टिकट हमारा देशज शब्द है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा क्या होती है बेटे, तो संज्ञा होती है एक शब्द में कहें नाम या सम्यक ज्ञान, जो अच्छा ज्ञान करा दे, क्योंकि जो किससे मिलकर बना है, संज्ञा शब्द बना है सम प्लस ज्ञा, तो सम का अर्थ होता है पूर्ण, सम का अर्थ होता है सम्यक, और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। तो जो पूर्ण ज्ञान कराए या जो सम्यक ज्ञान कराए वही क्या होती है, वही होती है संज्ञा। तो हरा, पतला, सभा, गहरा, अगर इन वर्णों में देखा जाए तो सभा नाम है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी संज्ञा। बाकी जो हरा, पतला, गहरा है ये गुणवाचक विशेषण, यानी किसी भी चीज की विशेषता बता रहे हैं। तो संज्ञा शब्द क्या होगा, सभा, और सभा कैसी है हमारी, सभा है हमारी समूहवाचक संज्ञा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं सबका नाम, यानी वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। इसीलिए सर्वनाम का एक नाम संज्ञा प्रतिनिधि भी होता है। तो नींद, रोग, सफाई, ये तो नहीं आ सकते किसी संज्ञा के स्थान पर, लेकिन कौन, जैसे कोई व्यक्ति विशेष आया तभी तो हम कह रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में पूछना चाह रहे हैं कि कौन, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, कौन। और ये कौन सा सर्वनाम है बच्चे, तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से विशेषण शब्द है। तो विशेषण क्या होता है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। लड़कपन भाववाचक संज्ञा है, कठोरता भी संज्ञा है, और घबराहट भी क्या है, इस व्यक्ति की स्थिति विशेषण यानी गुणवाचक विशेषण है। लेकिन सिंपल विशेषण की बात की जाए, सॉरी, लड़कपन आपकी संज्ञा है, ये भी संज्ञा, और आपका सही आंसर क्या है, उचित, क्योंकि विशेषण क्या है, जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे। जैसे आपने दुकानों पे लिखा देखा, यहाँ उचित सामान मिलता है, तो सामान की उचित रेट पर मिलता है, तो रेट की विशेषता क्या है कि वो कैसी है, उचित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, और क्वेश्चन नंबर 27 26 तक हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है जब कर्ता क्रिया स्वयं न करके किसी और से करवा ले, तब वहां कौन सी क्रिया होती है बच्चे, तब वहां होती है प्रेरणार्थक क्रिया। उठना, तो उठना तो व्यक्ति को स्वयं ही है। चमकना, गिराना, देना, देखो बच्चे, उठना अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, अकर्मक। देना सकर्मक क्रिया है। अब अगर गिरना होता तो गिरना सकर्मक हो जाती, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गिराना, तो यही है आपका आंसर, यानी ये कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक।
और चमकना भी क्या है, तो कोई ना कोई वस्तु तो चमक रही होगी, तो ये भी क्या है, ये भी है आपकी सकर्मक क्रिया। तो आपका आंसर क्या है, गिराना। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 28, निम्न में से अव्यय क्या है। तो अव्यय क्या होते हैं, वे शब्द जो लिंग वचन पुरुष भाव आदि किसी वाच्य किसी भी आधार पर नहीं बदलते, उन्हीं को क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं अव्यय शब्द। तो जैसे आपने कहा उत्तर, तो उत्तर को मैं वचन के आधार पर क्या कर लूंगी, उत्तर को कर लूंगी मैं उत्तर, बहुत सारे उत्तर, या इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रश्न, यानी ये शब्द तो बदल गया। जापान, जापान तो किसी देश का नाम है। कृष्णा, कृष्णा भी किसी का नाम है। लेकिन मैंने कहा ठीक, तो आप मुझे बताइए, अगर ठीक शब्द को आपने किसी स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया, आपने कहा सीता ठीक है, तो भी आपका आंसर ठीक ही रहेगा। लेकिन अगर आप किसी पुल्लिंग के लिए प्रयोग कर रहे हैं और आप कह रहे हैं राम ठीक है, तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और आपने इसको बहुवचन में ले गए, मान लीजिए आपने कहा वे सब ठीक है, तो इस शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जब शब्द पर किसी का भी अर्थात लिंग का, वचन का, भाव का, पुरुष का, वाच्य का किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, तब वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके अव्यय शब्द। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 29 29 क्वेश्चन, पक्षी का पर्यायवाची। तो पक्षी का पर्याय भूदर नहीं है, मीन मछली का है, पक्षी का पर्यायवाची होगा बेहग। पक्षी का पर्यायवाची क्या है, पक्षी का पर्यायवाची बेहग। इसके अलावा खग। और अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 30 23, जटिल का विलोम क्या होगा। तो बच्चे जटिल का विलोम आपका क्या होगा, जटिल का विलोम होगा सरल। कठिन और कुटिल आप जटिल के पर्यायवाचियों में आ जाते हैं। और टेढ़ा, टेढ़ा सीधा और टेढ़ा, यानी कि आप कहते हैं ना वो व्यक्ति बहुत जटिल है, कुटिल है, यानी कि कठिन और जटिल तो उसके पर्यायवाची है ही है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सरल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जो देने योग्य हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। तो बच्चे जो देने योग्य होता है वो होता है देय, जो गाने योग्य है वो है गेय। जैसे कहते हैं ना गेय पद, जो पद गाने योग्य हैं। जो पीने योग्य है वो होता है पेय, जैसे आपने लिखा देखो ना पेय जल, यानी वो पीने योग्य जल है। और दान तो किसी वस्तु का किया ही जाता है। तो जो गाने योग्य है, मैं यह लिखे देती हूं, गाने योग्य क्या होगा, गेय। और जो पीने योग्य होगा वो क्या होगा, वो होगा पेय। और दे क्या है, दे है जो देने योग्य हो, उसे क्या कहते हैं, देय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी अगला क्वेश्चन होगा हमारा 32 और 32 है आपका शब्द युग्म, या इन्हें कहते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, या इन्हीं को कहा जाता है समोच्चरित शब्द। यानी ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न देते हैं, उन्हीं को हम शब्द युग्म, समोच्चरित या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द के नाम से जानते हैं। तो एक शब्द है दिन और एक शब्द है दीन। तो देखो, दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। जैसे आपने एक दोहा सुना कि देख सुदामा की दीन दशा, यानी गरीबी भरी दशा को देख करके प्रभु रोने लगे। इसमें क्या किया, इसमें अपोजिट कर दिया है। और सुबह गरीब होता नहीं, दोपहर गरीब है नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, दिन का, दिवस और गरीब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। अनेकार्थी शब्द क्या होता है वो समझ लेते हैं। ऐसा शब्द जिसके अनेक नाम हैं, मतलब एक शब्द है इसके अनेक अर्थ हैं, सॉरी नाम नहीं, एक वस्तु जिसके अनेक नाम हैं वो पर्यायवाची होता है, लेकिन एक शब्द जिसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं उसे हम कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो साहस, साहस क्या है, साहस होता है आपका जो पराक्रम, यानी कि जो शौर्यता भरा काम करता है। पुस्तक आप जानते हैं किसी वस्तु का नाम है, साहस भाव का नाम है। और बालक क्या है, बालक जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अंबर, अंबर क्या है, अंबर ही आपका आंसर है, क्योंकि ये है अनेकार्थी शब्द। अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, अंबर का एक अर्थ होता है बादल। जैसे आपने पढ़ा होगा ना दिगंबर, जिसने दिशाओं को अंबर मान लिया, वो पीतांबर, इसके पीले अंबर हो। और अंबर बादल को तो
कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द देखो, पूज तो गलत है, इसको लिखा जाता है पूज। जो पूजा करने योग्य है वो पूज्य है, यानी कि यहां पर क्या आएगा? बड़े यू की मात्रा। परीक्षण होता नहीं है, देखो पर उपसर्ग जुड़ा हुआ है ईक्षण शब्द में। तो बच्चे जब छोटी और बड़ी मिलेंगी तो शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा परीक्षण। प्राण ये शब्द भी गलत है, क्योंकि हम व्यंजन संधि में एक नियम पढ़ते हैं कि जब रे सा यानी तत्सम सा और रा के रूप की संधि न से होती है तो न डा में बदल जाता है। तो न किस में बदल जाता है? डा में, चाहे कहीं भी हो वर्ण के आसपास। हम प्रणाम, परड़े, परिणीति, प्रणाम, ये सारे शब्द इसी संधि के अंतर्गत आते हैं। तो शब्द क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है प्राण। जब पर उपसर्ग इच्छा शब्द में जोड़ते हैं तब बनता है हमारा परीक्षा शब्द। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द है परीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको आंसर्स क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका है, अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हम हाँ, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? अब इसमें अशुद्ध नहीं पूछा है, इसमें कौन सा पूछा है? अशुद्ध शब्द। तो देखो बेटा, प्रदेश शब्द में एक प्रत्यय जोड़ा। बच्चे एक प्रत्यय का नियम क्या कहता है? एक प्रत्यय का नियम ये कहता है कि जब एक प्रत्यय किसी शब्द से जुड़ता है और उस शब्द का प्रारंभ किससे हो? उस शब्द का प्रारंभ अगर आ से हो, आ से मतलब इसमें क्या है? अगर इसको ब्रेक करेंगे तो आधा पा, रा और आ जुड़ा हुआ है। तो एक प्रत्यय मात्रा तो पास वाले वर्ड को मिल जाती है, लेकिन इसको कर देता है वो बड़ा, तो शब्द क्या बन जाएगा? प्रादेशिक। तो भाई ये तो शुद्ध है। अब बात करते हैं प्रमाणिक। तो देखो इसमें भी सेम शब्द है कि प्रमाण शब्द में क्या जुड़ा है बच्चे? एक प्रत्यय जुड़ा है। तो जब एक प्रत्यय जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बनेगा प्रामाणिक। अगला शब्द है व्याप्त। तो देखो वे धन आप्त, यड़ संधि का नियम लागू हो गया, तो क्या हो गया? तो आपका शब्द बन गया वे धन आप्त। और अगला शब्द है माधुर्य। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा व्याप्त, वे धन आप्त। तो जब वेदन आप्त क्या होता है? व्याप्त। व्याप्त का मतलब क्या है? किसी भी शब्द में किसी का विशेष रूप से समाहित होना। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा व्याप्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 36। निम्न में से अधिकरण कारक का परसर्ग क्या है? तो देखो बच्चे, जो विभक्ति चिन्ह है उन्हीं को हम कारक चिन्ह कहते हैं, कारक चिन्ह को ही हम परसर्ग भी कहते हैं। तो अधिकरण का पूछा है, तो अधिकरण का परसर्ग बेटा पर भी है, पर ही है। तो ये किसका है? ये आपका है अधिकरण का। अधिकरण मैं और पर किसके होते हैं? अधिकरण के। ने किसका है? ने है आपका कर्ता का चिन्ह, और को कर्म कारक चिन्ह का है। और जो से है ना बच्चे, से, तो से दो का होता है। एक तो होता है करण का, जब करण का है तो साधन के रूप में चलता है, और जब ये अपादान का हो जाता है तो अपादान अलग होने के या पृथक होने के अर्थ में होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 का निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखो, जब भी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ढूंढने तो उसका सबसे बेहतर तरीका जो शब्द है आप उसका कर लीजिए वाक्य प्रयोग। तो क्षमा की जाती है या क्षमा मांगी जाती है, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। घटना भी घटती है, तो ये भी कैसा है? स्त्रीलिंग। क्षेत्र होता है और रीति होती है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा क्षेत्र। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ठीक उसी तरीके से बाकी का प्रयोग करके देख लेते हैं, हमें सही आंसर मिल जाएगा।
दुख होता है, लेख लिखा जाता है, स्पर्श किया जाता है, जबकि गरिमा होती है। तो सही आंसर क्या होगा 38 का? सही आंसर है आपका गरिमा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है? तो बच्चे ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन है आपका दर्शन, नारी, लता, गाय, और आपसे पूछा है सदैव बहुवचन। तो देखो जो दर्शन है ना वो होते हैं, तो दर्शन, आंसू और आपका हस्ताक्षर, ये आपके सदैव कैसे होते हैं? बहुवचन होते हैं। नारी को हम नारी वृंद कह के बहुवचन बना लेते हैं, वृंद शब्द का जहां प्रयोग कर लेते हैं। लता का बहुवचन बनाने के लिए, क्योंकि स्त्रीलिंग है और आकारांत है, तो हम बहुवचन क्या बनाते हैं? लताएं। और जब गाय का बहुवचन बनाते हैं तो अकारांत है, अकारांत को एकारांत में बदलते हैं और अंकी बिंदी लगाते हैं, तो हमारा शब्द बन जाता है गाय। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है दर्शन, क्योंकि दर्शन हमेशा किसमें होता है? आपका हमेशा बहुवचन होता है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? भूतकाल किसे कहते हैं? जिसे आपने अंग्रेजी में पढ़ा है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का उदाहरण कौन सा है? मैं जाता हूं, ये प्रेजेंट टेंस है। राम घर गया था, ये पास्ट टेंस है। वह जा रहा है, ये तात्कालिक वर्तमान काल है, जिसे आप कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। वह पुस्तक पढ़ेगा, ये आपका सामान्य भविष्य काल, या जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो आपका सही आंसर कौन सा है? राम घर गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहते हैं? निम्न में से भाववाच्य है। तो बच्चे भाववाच्य क्या होता है? कि क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता का बोध हो, यानी वाक्य पढ़ के हमें लगे कि भाव की बात हो रही है, या इसी बात को हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में क्रिया भाव के अनुसार आए तब वहां पर भाववाच्य होता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो आपको करना क्या? आपको क्रिया पकड़नी है। तो पढ़ता किसके अनुसार आई है? मोहन के अनुसार। तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कृतवाच्य। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 कृतवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य, और नंबर 3 भाववाच्य। और इसमें क्या पूछा है? इसमें भाववाच्य ही पूछा है। श्याम पत्र लिखता है, तो इसमें क्रिया किसके अनुसार आई है? कर्ता के अनुसार। तो यहां भी क्या हो जाएगा? यहां भी हो जाएगा कृतवाच्य। और वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं, जो आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के नाम से पढ़ते हैं। पत्र लिखा जाता है, तो यहां पर जो क्रिया आई है वो किसके अनुसार आई है? पत्र के अनुसार। लिखने वाले का कर्ता का बोध नहीं है, तो यहां पर कौन सा वाच्य है? यहां पर है आपका कर्मवाच्य। लेकिन मोहन से बैठा नहीं जाता, तो यहां पर फीलिंग्स की बात है, तो यहां पर कौन सा होगा? यहां होगा आपका भाववाच्य। आपका सही आंसर क्या है? सी, मोहन से बैठा नहीं जाता। और पहचानने का तरीका, कर्ता के बाद 100% से कारक चिन्ह होगा और 99% आपका नेगेटिव होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो बच्चे रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जब एक कर्ता के साथ एक क्रिया का प्रयोग होता है, वहां सरल वाक्य होता है। मिश्र वाक्य कहां होता है? जहां एक प्रधान वाक्य पर एक आश्रित वाक्य, एक से अधिक आश्रित वाक्य या उपवाक्य डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं, वहां हमारा क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। और संयुक्त वाक्य कहां होता है? जहां एक प्रधान वाक्य कई वाक्यों से या 2 प्रधान वाक्य आपस में जुड़े होते हैं, वहां हमारा संयुक्त वाक्य होता है। तो देखते हैं इसमें कौन सा वाक्य किस पर आश्रित है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, तो विद्वान करता है एक ही है, पूजना एक ही, यानी एक करता है एक क्रिया। सरल वाक्य कौन सा वाक्य है इसमें? इसमें है हमारा सरल वाक्य। अगला प्रश्न है, अगला वाक्य है अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। तो अच्छा लड़का आज्ञा मानता है, यहां भी क्या है? यहां भी है हमारा
सरल वाक्य, और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी है सरल वाक्य। वह पुस्तक राम की थी, तो ये भी क्या है, पुस्तक और राम, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सरल वाक्य। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए, बाहर गए, तो हमारा बाहर जाना किस पर निर्भर है, सवेरा होने पर। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यही क्या है, यही है हमारा मिश्र वाक्य। तो चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 और 43 क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 है, मैंने विद्यालय जाना में अशुद्ध भाग कौन सा है। मैंने विद्यालय जाना है, तो बच्चे इसमें अशुद्ध अंक है मैंने विद्यालय नहीं जाना, कहाँ जाना है, मुझे विद्यालय जाना है। और अगर आपसे पूछ ले कि मैंने विद्यालय जाना में कैसी अशुद्धि है, तो इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। कैसी अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न चिन्ह कौन सा है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह कौन सा है, तो प्रश्न को चिन्ह है आपका ये, और ये क्या है, ये है आपका पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम की एक और विशेषता बताएं, पूर्ण विराम की एक विशेषता ये है कि हिंदी का एकमात्र चिन्ह है। बाकी सारे चिन्ह हमने क्या किए, अंग्रेजी से ट्रांसलेट किए, रूपांतरित किए। और ये कौन सा है, ये है आपका विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। और ये है आपका अर्धविराम। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। असंभव कार्य हो जाना, बिल्कुल नहीं, आसमान फटना संभव कार्य नहीं है, आसमान फट जाते हैं अक्सर, भौगोलिक घटना भी है। बहुत शोर करना, ये भी नहीं होगा। चुगली करना बिल्कुल नहीं होगा। फिर क्या होगा, अचानक आफत आ पड़ना, आसमान आपको बताकर नहीं फटेगा, वो अचानक से फटते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, स्वावलंबी होने का सही मुहावरा है, क्या होता है, अपने पैरों पे खड़े होना। कहां पर लिखा हुआ है, अपने पैरों पे खड़े होना। प बारे का मतलब होता है लाभी लाभ होना, पानी फेर देने का मतलब होता है किसी भी काम बना बनाए काम को बिगाड़ देना, और फूंक फूंक कर पैर रखने का मतलब होता है बहुत संभल कर अपने काम करना। तो स्वावलंबी होने का मतलब क्या है, अपने पैरों पर खड़ा होना। क्वेश्चन नंबर 46, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। कर्म और फल में कोई संबंध नहीं भाई, बिल्कुल संबंध है। कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बिल्कुल नहीं। सही आंसर होगा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, लाभ ही लाभ होना, पांचों उंगलियां घी में होना, बिल्कुल सही बात है भाई। जिसकी पांचों उंगलियां घी में है उसको लाभ ही लाभ हो रहा है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ये असमानता का गुण है। जैसे हमें कहते हैं ना कि सब एक जैसे नहीं होते। नेकी कर कुएं में डाल भी नहीं होगा, और नेकी और पूछ पूछ भी नहीं होगा। सही आंसर होगा पांचों उंगलियां घी में होना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, मूल पाठ की व्याख्या के साथ अनुवाद क्या होता है। शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद। तो बच्चे ध्यान से देखो, मूल पाठ की व्याख्या के साथ, तो बच्चा जब व्याख्या के साथ अनुवाद किया जा रहा है तो हमारा सही आंसर क्या होगा, व्याख्या अनुवाद। फिर शब्दानुवाद क्या होता है, किसी शब्द का अनुवाद करना। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे जल, जल का अर्थ पानी, जलस का अर्थ कमल, तो वो क्या शब्द दर शब्द अनुवाद है। भावानुवाद क्या होता है, भावानुवाद का मतलब है जैसे आप
किसी काव्य को पढ़ा रहे हैं तो उसके भाव को अर्थ दे रहे हैं। जैसे कि एक बार किसी एक कविता में एक से अधिक भाव भी होते हैं और सारा अनुवाद होता है, जो आपने लिखा होगा ना, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। जैसे आप पूरी की पूरी कविता को सार में, संक्षिप्त में, या जब आप निबंध लिख रहे होते हैं तब आप निबंध में क्या लिखते हैं, उपसंहार जो लिखते हैं वो क्या है, या निष्कर्ष जो लिखा जाता है वो पूरा का सार है। तो मूल पाठ की व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है व्याख्यानवाद। तो चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ब्रज हिंदी का विकास किस उपभाषा के अंतर्गत हुआ है? वेरी गुड। तो बताइए, ब्रज हिंदी का विकास हुआ है आपका, देखो, पहाड़ी हिंदी से वर्तमान में भी 3 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले तो आती है नेपाली, कुमाऊनी, और गढ़वाली। पूर्वी हिंदी में भी आपकी 3 हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी में 4 हैं, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। और पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 आती हैं। तो पहली तो भाई आपकी कौन सी होगी? ब्रजभाषा। अब दूसरी क्या होगी? ब्रज के अलावा आपकी आती है खड़ी बोली, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं कौरवी। इसके बाद आपकी आती है हरियाणवी, जैसे जिसकी एक उपबोली बहुत फेमस है जाटू या जट्टू के नाम से। फिर आपकी आती है कन्नौजी और फिर आपकी आती है बुंदेली। तो ब्रजभाषा में 5 आती हैं आपके, ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। तो हिंदी के प्रश्न यहीं तक। चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।